हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये सब्जेक्ट यदि हम बात करें तो आरजीपीवी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो जनरली यूज़ है वो मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के लिए है। बाकी दिस इज़ द बेसिक सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, है ना। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिंपली यदि हम बात करें तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट कंसिडर द एक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी दैट आर एट रेस्ट और इन मोशन। जनरली हम मैकेनिक्स की जब भी बात करते हैं तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि एक फिज़िक्स की एक ब्रांच है। हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 11th क्लास की फ़िज़िक्स में हमने जनरली फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। वही हम बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही एक पार्ट था। जब भी हम फोर्स की बात करते हैं, है ना, तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है, अब फोर्स हम किसी बॉडी पर रेस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं या बॉडी मोशन में हो तब भी हम फोर्स की बात कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में फोर्स की स्टडी करना, है ना, जब हमारी बॉडी क्या हो, रेस्ट पर हो या बॉडी मोशन में हो, तो उस टाइम पर उस पर लगने वाले फोर्स या उसके फोर्स के एक्शन की स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड इन मैकेनिक्स, है ना। और सिंपली यदि हम बात करें दूसरे टर्म में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स टू मैकेनिकल डिज़ाइन। जब भी हम मैकेनिकल डिज़ाइंस की बात करेंगे या सिविल कंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, तो जहाँ भी डिज़ाइंस की बात आएगी किसी भी प्रोडक्ट के, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, मैकेनिकल से रिलेटेड हो या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे फोर्स की एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वहाँ पर भी हमारे लिए सब्जेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ये वाला टॉपिक। अब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बेसिकली यदि बात करें तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और एक हो जाएगा हमारे पास मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड एक सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। मतलब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी फ्लूइड होते हैं, है ना, लिक्विड के फॉर्म में, से वाटर हो गया या ऑयल्स हो गए, तो जब भी हम इनमें फोर्स की स्टडी करेंगे, है ना, उस पर लगने वाले फोर्स की स्टडी करेंगे कि हमारा जब भी फ्लूइड है फ्लो में है तो उस पर जब अपन फोर्स की एनालिसिस करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी में फोर्स की एनालिसिस होती है, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो उस टाइम पे हम एक अलग ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैकेनिक्स की पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड या फ्लूइड मैकेनिक्स। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास इसकी ये वाली है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसको फर्दर हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, है ना, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मतलब हम जो बॉडी रिजिड होती है ना, अभी रिजिड वर्ड को मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसको अपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़, इसको हम बोलते हैं सोम। एक सब्जेक्ट है ये भी हमारे पास। नेक्स्ट, इसे मैकेनिकल और सिविल ब्रांच वाले स्टूडेंट जनरली 3rd या 4th सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे बोला रिजिड बॉडी मतलब क्या रहता है कि इस बॉडी में यदि अपन फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, जैसे मेरे पास ये पेन है, यदि इस पेन में मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, यदि ये रिजिड है तो इस बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। हम रिजिड मान चुके, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स लगा दे, इसमें इंटरनली कोई भी अपन का कोई भी इफेक्ट जो भी जनरेट भी हो रहा हो तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, मतलब यहाँ पे क्या रहता है कि इसमें एक्सटर्नल इफेक्ट तो हो गई होगा, साथ में हम ये बोल सकते हैं इस बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस या इंटरनल फोर्स जब भी जनरेट होगा, जब इंटरनल स्टडी की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो हम आगे पढ़ते हैं। अभी हम इस सब्जेक्ट में जनरली बात करेंगे रिजिड बॉडी पर लगने वाले फोर्स की। रिजिड बॉडी मतलब केवल एक्सटर्नल फोर्स की स्टडी करने वाले हैं। एक्सटर्नल फोर्स मतलब यदि किसी वॉल पर या किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसकी स्टडी अपन इस सब्जेक्ट के अंदर करने वाले हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है कौन सा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। अब मैकेनिक्स को हम मैकेनिक्स पे आ चुके हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, किसी बॉडी पर
लगने वाले फोर्स की स्टडी करते हैं, या तो बॉडी हमारी रेस्ट में होगी या बॉडी हमारी मोशन में होगी, किसी भी कंडीशन में हो, रेस्ट या मोशन, उस पर लगने वाले फोर्स की स्टडी करना क्या कहलाएगा? आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाएगा। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या दूसरी अपन ने क्या बोला, जब भी अपन डिज़ाइंस की बात करेंगे मैकेनिकल या सिविल डिज़ाइंस को, ये सब्जेक्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड सेकंड वन इज मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड फर्दर डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, फर्स्ट मैकेनिक्स फॉर रिजिड बॉडी और सेकेंड वन इज मैकेनिक्स फॉर डिफॉर्मेबल बॉडीज़। रिजिड बॉडी के लिए अपन इसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं और सॉलिड बॉडी के लिए अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड को अपन एफएम सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब मैकेनिक्स की यदि हम बात करें, अब हमारा जो सब्जेक्ट हमने बोला है कि हम मैकेनिक्स के अंदर केवल रिजिड बॉडी की स्टडी करने वाले हैं, रिजिड बॉडी पर लगने वाले फोर्स की स्टडी करने वाले हैं, मतलब केवल एक्सटर्नल फोर्स की स्टडी करेंगे। तो अब हम यदि हम एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करेंगे तो मैकेनिक्स को हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फिर से हम दो कैटेगरी में डिवाइड्स कर सकते हैं। अब दो कैटेगरी कौन सी होगी हमारे पास? फर्स्ट वन होगा स्टैटिक्स, सेकंड वन होगा डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब जब भी हम रिजिड बॉडी में रेस्ट, जब हमारी बॉडी रिजिड बॉडी रेस्ट में होगी तो रेस्ट में उस पर लगने वाले फोर्स की स्टडी करना। जब बॉडी हमारी रेस्ट में हो और उस कंडीशन में उस पर लगने वाले फोर्स की यदि हम स्टडी करते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स। एंड सेकेंड वन, जब बॉडी मोशन में हो, तो जब मोशन में होगी तो उस पर लगने वाले फोर्स की स्टडी करना क्या कहलाएगा? आपका डायनेमिक्स कहलाएगा। मतलब स्टैटिक्स मतलब सिंपल है, बॉडी एट रेस्ट, और डायनेमिक्स मतलब बॉडी इन मोशन। दोनों केस में फोर्स की स्टडी कर रहे हैं, बट एक केस में हमारी बॉडी क्या रेस्ट कंडीशन में है, मतलब स्थिर है, और सेकेंड वन हमारी बॉडी क्या मोशन में, मतलब कुछ न कुछ उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। अब हम बात करेंगे डायनेमिक्स। स्टैटिक्स सिंपल एक पार्ट है। अब डायनेमिक्स को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्दर दो कैटेगरी में मतलब हमारे पास दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स, सेकंड वन इज काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स मीन्स इसके अंदर क्या करेंगे, जो इफेक्ट होगा, मतलब बॉडी मोशन में उसमें स्टडी तो करेंगे, बट जो फोर्स का इफेक्ट है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। और काइनेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? फोर्स के इफेक्ट को कंसिडर करते हैं। काइनेमेटिक्स सिंपल, आप जैसे हम बात करेंगे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। जैसे हमारे पास कोई गाड़ी, हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे अपन ने क्या करे होंगे, मोशंस के जो रूल होते हैं, गति के नियम जिसे हमें बोलते हैं, वो हमने पढ़े होंगे, है ना। तो वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास। और काइनेटिक्स मतलब यहाँ पे हम फोर्स के इफेक्ट को कंसिडर करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास हो गया मैकेनिक्स। मैकेनिक्स दो कैटेगरी में, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। जनरली हम यहाँ पे जो मैकेनिक्स में मैक्सिमम पार्ट रहता है वो हमारे स्टैटिक्स वाला रहता है ना, क्योंकि जैसे हम बात करेंगे कि हमारे पास किसी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हो, है ना, या जैसे हम बात करेंगे ट्रस हो गया, है ना, कोई बॉडी है उसका सेंटर, सेंट्रोइड, ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर फोर्स के बेस पे अपन आगे देखने वाले हैं। तो ये इतना पार्ट आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन जैसे बात करेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स और उसके एक्शन की। मतलब कोई बॉडी, अब हम स्टैटिक्स के अंदर आ चुके हैं, मतलब स्टैटिक मैकेनिक्स जो हम पढ़ने वाले स्टैटिक कंडीशन में, रेस्ट में। तो जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तो उस पर लगने वाले फोर्स की स्टडी अपन करेंगे, है ना। तो अब फोर्स क्या होता है, हम सभी लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर। फोर्स क्या होता है सबको पता है ना। क्या होता है, यदि हम सिंपली बात करें तो फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। मतलब हमारे पास कोई भी दो बॉडी है, जैसे हम बोले कि एक हमारा हाथ है, यदि ये हाथ में ये जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर यदि मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, तो इस टेबल के बीच में और मेरे हाथ में एक इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट हो रहा है, या फोर्स का कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। जैसे मैं कह रहा इसके ऊपर देखो, ये हमारी जो बॉडी है, ये क्या हो गई, ये बुक है, ये बुक क्या हो गई, फोर्स लगाने के कारण ही स्लाइड हो रही है। तो अपन बोल सकते हैं फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ओके। अब सेकंड हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी दैट ट्राइज टू चेंज द मोशन ऑफ द अदर बॉडी। मतलब एक एक्शन है जो क्या करेगा, एक बॉडी को दूसरी बॉडी को, मतलब one body on a force is the action of one body to another body that tries to change the motion of other body।
है ना। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे या एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर यदि फोर्स की वहाँ पे बात करते हैं, तो एक बॉडी दूसरी बॉडी के मोशन को क्या करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा। सिंपली हम बोल सकते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे गाड़ी चला रहे हैं, है ना, बाइक चला रहे हैं। अब बाइक मान लो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आप यदि उसके अंदर ब्रेक नहीं लगाओगे तो गाड़ी क्या कंटिन्यूसली चलती रहेगी, है ना। तो अपन क्या करें, जैसे ही अपन ब्रेक लगाते तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, गाड़ी रुक जाती है। तो क्या होता है, ब्रेक जो लगाया वो भी एक फोर्स ही है ना। अपन ने क्या करा, फोर्स लगा के जो बॉडी हमारी मोशन में थी उसको अपन कहाँ लेके आ गए, रेस्ट है। मतलब हम बोल सकते हैं अपन ने कर दिया, उसके मोशन को चेंज कर दिया, है ना। ओके, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज सिंपली force is a external agent. Force is an external agent which change or try to change the motion of body. क्या बोल सकते हैं अपन, एक बाह्य कारक है या बोले कि एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी की पोजीशन को या किसी बॉडी के मोशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे हमारे पास एक वॉल है सामने, आपके सामने कोई वॉल है, उस वॉल में यदि आप धक्का मारोगे तो वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, बट आपने अगर फोर्स तो लगाया, वाली पोजीशन चेंज नहीं, बट फोर्स वहाँ पे लगा हुआ है, तो उसकी भी अपन स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो ये सब किसके अंदर आएगा, फोर्स के अंदर आएगा। अब फोर्स की यदि हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, करेक्टरिस्टिक्स किसकी बात करें, करेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो फोर्स के जनरली हम बात करें करेक्टरिस्टिक की, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। सिंपली पहले यदि बात करें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हम दो टाइप्स की क्वांटिटी पढ़ते हैं जनरली, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शंस की ज़रूरत ना हो, डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे टाइम हो गया आपका, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। और यदि इस वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, यदि हमें उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना तो उसके डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसके मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ेगी। या बोले तो उसके हाँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द वेक्टर क्वांटिटीज़। तो फोर्स में भी क्या रहता है, जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी के ऊपर 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया, तो उस फोर्स को लगाने से वो किसी न किसी डायरेक्शन में तो उसका इफेक्ट दिखेगा हमें। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है, यदि कोई फोर्स है तो उसका कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होगा। जैसे मैंने बोला, मैंने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, तो कितना लगाया, जितनी क्वांटिटी में हम लगा रहे हैं वो उसका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। सेकेंड वन, जैसे मैग्नीट्यूड की मैंने यहाँ पे बात करी, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता होना चाहिए कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स को मेजर किस में करते हैं। जनरली हम एसआई यूनिट में फोर्स को न्यूटन में या किलो न्यूटन में मेजर करते हैं, न्यूटन में या किलो न्यूटन। जैसे मैंने बोला मैग्नीट्यूड, तो किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड या बोले 100 न्यूटन हो सकता है, 100 किलो न्यूटन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट जो होता है इंपॉर्टेंट इसके करेक्टरिस्टिक्स में, वो होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, तो वो फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है ना। जिस पॉइंट पर आपका फोर्स एक्ट होता है वो आपको दिखाई देगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। थर्ड वन, लाइन ऑफ एक्शन, है ना। आपने फोर्स लगाया तो वो फोर्स किस लाइन के अलोंग लगता है वो आपको दिखाई दे रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, लाइन ऑफ एक्शन कहलाता है। अब सिंपली जैसे हमारे पास एक डायग्राम बना, ये एक बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी में मैंने क्या करा है कि 100 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और ये हो गया जिस पॉइंट पर मैं लगा रहा हूँ फोर्स, जैसे इस बॉडी के इस पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एंड देखो, ये हमारी लाइन है, इस लाइन के अलोंग ही अपन यदि कोई लाइन इस तरह से बना देते हैं, तो ये दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन। क्या कहलाएगी, ये लाइन ऑफ एक्शन, है ना। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को जनरली आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि अपन आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने जैसे बोल दिया कि हमारे पास एक फोर्स है, अपन ने उसको एक्सप्रेस किया इस तरह से, 50 आई प्लस 30 जे माइनस 20 के न्यूटन, इतने अमाउंट का फोर्स है। तो यहाँ पे आई क्या रिप्रेजेंट करता है, जे क्या रिप्रेजेंट करता है, और के। जनरली हमने बोला है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो डायरेक्शन में जनरली हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी 3D स्पेस में है, तो वहाँ पे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। तो आई डायरेक्शन, आई जनरली यूज होता है यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन।
जे की यदि बात करें तो यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, के की बात करें तो यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। तो जैसे मैंने बोल दिया एफ एक्स, ये एफ जो था यहाँ पे हमारे पास एक्स डायरेक्शन में हो गया, इसको अपन एफ एक्स बोल सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 50 न्यूटन। वाई में बात करेंगे तो एफ वाई इक्वल टू, जैसे हमने बोला एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स इक्वल टू 50 न्यूटन, वाई डायरेक्शन में हो जाएगा एफ वाई इक्वल टू 30 न्यूटन, और जेड डायरेक्शन में हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू -20 न्यूटन। दिस इज अबाउट द फोर्स, दिस इज द बेसिक ऑफ द फोर्स, है ना। तो फोर्स को अपन सिंपली क्या बोल सकते हैं, फिर से हम बात करते हैं। फोर्स सिंपली इंटरेक्शन होता है दो बॉडी के बीच में, या बोल सकते हैं कोई एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करता है, या किसी बॉडी के मोशन को चेंज करता है, चेंज करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है ना। तो फोर्स, इसके मेन पॉइंट अपन बोल सकते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी यूनिट हम बोल सकते हैं किलो न्यूटन है। सेकेंड पॉइंट हम बोल सकते हैं इसका जो करेक्टरिस्टिक्स का मेन पॉइंट है वो है तो मैग्नीट्यूड। फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को अपन डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स, हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन अप्लाई या सिंपली अप्लाई ऑन द बॉडी। एंड सेकंड पॉइंट है हमारे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, जिस पॉइंट पर हमारा फोर्स हमें लगता हुआ दिखाई देगा, जैसे इस बॉडी के इस पॉइंट पर फोर्स लगता हुआ दिखा रहा है, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एंड थर्ड वन इज लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन अपन सिंपली बोल सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है, जैसे यहाँ पे लग रहा है इस तरह से, तो जिस लाइन के अलोंग ये फोर्स हमें लगता हुआ दिखाई देगा, उसी लाइन को यदि अपन एक थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे आगे पीछे, तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगी, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को अपन आई जे के फॉर्म में इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अगले क्लास में कुछ बेसिक रूल्स की, जो कि रिलेटेड है फोर्स से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ओके, थैंक यू। We will discuss next in the next class.